हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामंतवाद। सामंतवाद का जो विकास है वो यूरोप में 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था और पुनर्जागरण काल तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय तक यह व्यवस्था पूरे यूरोप में बनी रही। इसका जो विकास है वो यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ था। अगर हम सामंतवाद के अर्थ की बात करें तो सामंतवाद को इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। यूरोप में जब बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो गए थे तो शासकों के लिए स्वयं सारे क्षेत्र पर जो नियंत्रण रख पाना काफ़ी कठिन हो गया था। तो उन्होंने अपने निकट संबंधी लोगों में जो भूमि का वितरण कर दिया और ये भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामंत कहलाया। इस प्रकार जो सामंती प्रथा थी वो भूमि और उसके संबंधों पर आधारित व्यवस्था थी। यद्यपि सामंतवाद की कोई एक निश्चित परिभाषा देना काफ़ी कठिन है, फिर भी जो इतिहासकार हैं वो उसकी अलग अलग परिभाषा देते हैं। जैसे हेज और मून के अनुसार जो सामंतवाद है वो महान संकट के समय पारस्परिक सुरक्षा की व्यवस्था थी। अगर हम सामंतवाद के उदय के बारे में बात करें तो सामंतवाद के जो उदय के कारण थे वो बहुत सारे कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक जो परिस्थितियां थी वो सामंतवाद के उदय में शामिल थी। जैसे बड़े राज्यों का उदय। जब रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया तो यूरोप में अव्यवस्था फैल गई, तो कुछ महत्वपूर्ण योद्धा शासकों ने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिए। तो इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर एक शासक अपना जो शासन स्थापित करने में असमर्थ था, तो उसने अपने राज्य को जो वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और बदले में जो सैनिक सहायता प्राप्त की। तो इस प्रकार सामंतवाद का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार के साधनों की कमी भी इसके विकास में सहायक हुई, क्योंकि उस दौरान यातायात और संचार के साधनों की कमी थी, जिसके कारण राजा पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी राज्य को वो भूमि को छोटे छोटे सामंतों में बांट दिया और वो सामंत मिलकर अपने क्षेत्र में शांति और प्रशासन पूर्ण रूप से स्थापित कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जैसे अश्वारोही सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि यातायात के साधनों का अभाव था। तो जो आम व्यक्ति है वो घोड़े रख पाने में असमर्थ था। तो धीरे धीरे क्या किया कि जो सामंत लोग थे वो सैनिक और घोड़े रखने में कामयाब हुए और धीरे धीरे ये काफ़ी शक्तिशाली हो गए और जो आम लोग थे वो इनके अधीन हो गए। रोमन प्रथाओं का प्रभाव भी इसके उदय का मुख्य कारण रहा। जो रोमन साम्राज्य के पतन के समय दो प्रथाएं प्रचलित थी रोमन में साम्राज्य में। एक थी प्रथा थी प्रिकेरियम और दूसरी थी पेट्रोसिनियम। इन दोनों व्यवस्थाओं ने भी सामंतवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पहले प्रकार की प्रथा थी प्रिकेरियम, उसमें ये था कि जो भूमि थी वो छोटे किसानों के पास थी और लगातार कभी असुरक्षा कभी युद्ध, तो वो छोटे छोटे किसान जो वो अपनी सुरक्षा के लिए जो बड़े सामंत थे उनकी शरण में चले गए, जिनके पास ज़्यादा भूमि होती थी। तो इस प्रकार जो सामंत है वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए और इस व्यवस्था को जन्म दिया। जो दूसरे प्रकार की व्यवस्था थी जिसे पेट्रोसिनियम कहा जाता है, वो
बिना भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की थी, जिनके पास भूमि नहीं होती थी। तो जिन सामंतों के पास बड़ी बड़ी राज्य, बड़ी अधिक मात्रा में भूमि थी, तो जो गरीब मजदूर लोग थे वो उनकी शरण में चले जाते थे। और बदले में क्या था कि सामंत की भूमि पर कार्य करना या बेगार करना या मजदूरी करना, तो उनके बदले में क्या थी, उनके पास सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त करते थे, वो सुरक्षा की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार जो है वो इन दोनों प्रथाओं ने भी सामंतवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त जो अरबों ने 638 में जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, और ईसाइयों के लिए जो ये स्थान वो काफ़ी पवित्र था, तो धर्म युद्ध भी इसके उदय में मुख्य भूमिका निभाई। और धर्म युद्ध का जो नेतृत्व है वो सामंतों ने किया, और जिसके कारण जो सामंत वर्ग था उसका प्रभाव या उसकी जो सम्मान था वो जनता में काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण जो है सामंतवाद का उदय हुआ। इसके अलावा जो पादरी वर्ग था वो काफ़ी शक्तिशाली था, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती थी, और जो जागीर थी उन पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता था। तो धीरे धीरे इन पादरी वर्ग के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में भूमि होगी, और वे एक धीरे धीरे उन पर जो किसान वर्ग और जो मजदूर वर्ग था उनसे खेती करवाने लगी, और फिर ये जो पादरी है वो धीरे धीरे सामंत वर्ग में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जिसके कारण भी इस व्यवस्था का उदय हुआ। अगर हम इसकी विशेषताओं पर बात करें तो ये जो व्यवस्था थी वो 3 वर्ग इसमें मुख्य भूमिका निभाते थे। एक शासक वर्ग, सबसे पहले जो राजा था उसके पास सारी भूमि होती थी, और वो अपनी भूमि को जो वो राजाओं में, जो सामंत राजा होता था वो सामंतों में बांट देता था, और बदले में सैनिक सहायता और अनेक प्रकार के जो उपहार और कर थे वो राजा को प्राप्त होते थे। फिर जो सामंत होता था वो अपनी भूमि को इसी प्रकार अन्य उप सामंतों में बांट देता था, और उप सामंत के बाद जब सबसे छोटा वर्ग था वो था किसान वर्ग, जिसे सर्प कहा जाता था। तो वो जो व्यवस्था थी वो इसकी मतलब सबसे जो निचले श्रेणी में आते थे वो थे किसान, जिनका सबसे ज़्यादा शोषण होता था। जो सामंतों की जो नियुक्ति होती थी वो राजा करता था, और बदले में वो उसको एक अधिकार पत्र सामंत को प्रदान करता था कि उसको अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से न्याय और अपने प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने का पूर्ण अधिकार था, वहाँ पर शांति स्थापित करने का पूर्ण अधिकार था। उसके बदले में राजा के पास राजा की सैनिक सहायता, जब भी राजा को किसी युद्ध के दौरान सेना की आवश्यकता होती थी तो सामंत का यह कर्तव्य था कि राज्य को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाए। इसके अतिरिक्त इसकी मुख्य विशेषता थी जो वो थी मैनर व्यवस्था। जो सामंत जहाँ पर निवास करता था तो वो जो जगह कहलाती थी वो थी मैनर। उसमें सामंत के अधीन काम करने वाले कृषक, इसके अलावा व्यापारी वर्ग, वो सभी उस मैनर व्यवस्था में ही निवास करते थे, और उसमें ऊंचे जो टीले पर सामंत का घर होता था, और वहाँ से अपने पूरे क्षेत्र पर वो नियंत्रण स्थापित करता था। वहाँ मैनर में उसके अधीन काम करने वाले कृषक या जो मजदूर लोग थे वो उसकी आवश्यकता को पूरा करते थे। सामंतों के जो अधिकार थे वो ये थे कि अपने राजा के प्रति वो पूर्ण रूप से स्वामी भक्त था। अगर सामंत जो है वो राजा की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है तो
उसका जो सामंत पद था वो छीन लिया जाता था और किसी अन्य व्यक्ति को वो भूमि प्रदान कर दी जाती थी। इस प्रकार जो सामंतवाद की प्रथा के बहुत सारे, अगर हम बात करें तो सामंत प्रथा के कारण बहुत सारे अच्छे परिणाम भी सामने आए। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इसमें ये हुआ कि सबसे पहले कि राज्य को एक सुरक्षा प्रदान हुई, क्योंकि लगातार मध्यकालीन यूरोप में आक्रमण होते रहते थे, तो राज्य के पास इतनी सैनिक सहायता नहीं होती थी कि वो उनको मिलकर उनको हरा सके। इसलिए जो सामंत वर्ग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि बहुत सारे सैनिक सामंत मिलकर राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे और राजा इस प्रकार जो राजा था वो बाहरी आक्रमणों से लड़ सकता था। इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक सुधार भी हमें सामंतवाद के कारण देखने को मिले। जो सामंत अपने क्षेत्र में कुशल शासन व्यवस्था, शांति और सुरक्षा ये अपने क्षेत्र में लोगों को प्रदान कर पाता था। जो राजा के पास काफ़ी बड़ा क्षेत्र था तो वो इस प्रकार पूरे क्षेत्र पर इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकता था, तो इसके कारण जो सामंत वर्ग ने वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सामंत प्रथा के कारण जो है राजा निर्गुंस नहीं हो सकता था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जो है सामंतों पर निर्भर था कि सामंत वर्ग के पास ही सैनिक सहायता होती थी, राज्य के पास बहुत कम मात्रा में सैनिक सहायता होती थी, तो बहुत सारे सामंत मिलकर राजा को निर्गुंस होने से रोकते थे, वो मनमानी नहीं कर सकता था। इस प्रकार सामंत जो है वो अपनी मांगे मनवा सकते थे। इसके अतिरिक्त जो सामंत प्रणाली से जो न्याय व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला, क्योंकि सामंत वर्ग अपने क्षेत्र में सभी लोगों को की अपीलें सुन सकता था। राजा के लिए असंभव था, क्योंकि राजा के पास प्रजा के लिए इतना समय नहीं होता था कि वो पूरे क्षेत्र की जो जनता की न्याय कर सके। इस प्रकार एक न्याय प्रणाली में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला। इसके अतिरिक्त जो सामंती प्रथा का जो सामंतों का जो मुख्य उत्तरदायी था वो क्या था? राजा के लिए सैनिक सहायता प्रदान करना। इस प्रकार सामंत अपने जो उसके अधीन जो सेना होती थी वो काफ़ी प्रशिक्षित होती थी और उनको नित्य प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार जो सैनिक सुधार भी हमें देखने को मिले सामंतों के कारण, मतलब सामंतवाद के उदय के कारण। इसमें क्या हुआ कि जो सैनिक थे वो काफ़ी लगातार युद्धों में या राजा को जब भी आवश्यकता सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो वो राजा के पास सैनिक सहायता हेतु सामंत जो वो सेना भेज सकता था। इस प्रकार जो सैनिक व्यवस्था थी उसमें भी सुधार देखने को मिला। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सामंती प्रथा में बहुत सारे दोष आ गए। अगर हम इसके दोषों की बात करें तो इसमें ये हुआ कि जो केंद्रीय सत्ता थी उसका ह्रास हो गया, क्योंकि राजा इतना शक्तिशाली सामंतों में जब उसने भूमि बांट दी तो जो भूमि के मालिक हो गए वो कौन हो गए? सामंत। और उनके अधीन जो सेना थी वो राजा पूर्ण रूप से सामंतों की सेना पर निर्भर क्योंकि उसके पास बहुत कम सेना होती थी। इस प्रकार जो केंद्रीय सत्ता थी वो उसका ह्रास होने लगा। इसके अतिरिक्त जो अधिनायकवाद का उदय हमें सामंतवाद के कारण दिखाई देता है, क्योंकि सामंतों पर राजा का बहुत कम प्रभाव होता था। वो काफ़ी दूर क्षेत्र में निवास करते थे, वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, उन पर राजा का कोई डर नहीं होता था। इस प्रकार सामंतों का जो व्यवहार और अत्याचारों के विषय में भी राजा को पता नहीं चल पाता था, क्योंकि यातायात जो संचार के साधन था उनका विकास नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त जो निम्न वर्ग का शोषण इसका प्रमुख दोष था,
कि सामंतवाद के कारण जो है वो सबसे निम्न जो वर्ग था उसका हर तरीके से शोषण किया गया। उसमें चाहे आर्थिक शोषण हो, चाहे सामाजिक शोषण हो या मानसिक रूप से, क्योंकि सामंतों के पास जो मजदूर वर्ग रहता था उनका वो पूर्ण रूप से भरपूर शोषण करते थे। उन पर ज़्यादा मात्रा में जो है टैक्स लिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो मजदूर वर्ग है वो फ्री में सामंतों की खेती पर कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त जो है सामंतवाद के जो अगर हम दोषों की बात करें तो नैतिक पतन हमें दिखाई देता है सामंतों का, क्योंकि वो विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे। ऐशो आराम से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपने आदर्शों को भूलकर जनता की भलाई के स्थान पर वो क्या पूर्ण रूप से जनता का शोषण करने लगे। इस प्रकार जो राजा और प्रजा के बीच जो संवादहीनता थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि जो प्रजा थी वो सीधा सामंत के पास ही जाती थी। इस प्रकार जो राजा के प्रति जो श्रद्धा जनता में दिखाई नहीं देती, वो सामंत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। इस प्रकार जो राजा और प्रजा के बीच जो है काफ़ी गैप आ गया था। इसके अतिरिक्त लगातार युद्ध होते रहते थे, क्योंकि सामंती जो शासन था वो सेना पर आधारित था। सभी सामंत अपनी सेना को लेकर हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि अपने राजा को सैनिक सहायता देना उनका परम कर्तव्य होता था। तो युद्धवाद को भी बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त एक दूसरे की भूमि पाने के लिए सामंत भी आपस में लगातार युद्धों में व्यस्त रहते, जिसके कारण जो अव्यवस्था और असुरक्षा की भावना में दिखाई देती है। इस प्रकार सामंतवाद के जहाँ हमें गुण दिखाई देते हैं वहाँ पर बहुत सारे दोष भी हमें दिखाई देते हैं। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के आरंभ से इसका जो पतन वो स्टार्ट हो गया था और 13वीं शताब्दी तक इसका पूर्ण रूप से पतन हमें सामंतवाद का दिखाई देता है। थैंक्स।